एपिसोड 172। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो एक बंदा था जिसका नाम था सन ऑफ लाइट। उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। और जो सन ऑफ लाइट था ना, ये बंदा यूनर के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन हमारे जान को अभी तक इसके बारे में पता नहीं है। हालांकि सन ऑफ लाइट को भी इस बारे में पता नहीं है कि उसके सामने जो दुश्मन है ना, वो जिस लड़की को चाहता है ना, उसका हस्बैंड है। और अब आगे अब हमारा जान और सन ऑफ लाइट चलते हैं तो एक दूसरे से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। पहले तो सन ऑफ लाइट चलता है तो हमारी जान को थोड़ा बहुत लालच देता है कि अबे चलो जी यहाँ से निकल जा, तेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन हमारे जान चलता है तो सारी लालचों को ठुकरा देता है। अब सन ऑफ लाइट चलता है तो अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने माथे पर एक सन टाइप का बना लेता है, जो कि उसकी होली सी किलन सही है। और तो और थोड़ा बहुत एंजल का पावर भी रिलीज कर देता है। हमारे जान समझ जाता है कि सामने वाला बंदा सच में स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जान चलता है तो वो भी अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल करने लगता है। बोला जाए तो होली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। अब इतने में हमें सन ऑफ लाइट को बताया जाता है। सन ऑफ लाइट था ना, वो अपनी रियल पावर का इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, इसलिए सन ऑफ लाइट चलता है तो यहाँ पर एक नॉर्मल अटैक होली सील, बोला जाए तो द सन ऑफ लाइट होली सील का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ये अटैक हमारी जान की आगे बढ़ता है ना, तो जान चलता है तो वो भी अपनी होली फ्लेम को बाहर निकालता है और सामने एक दीवार सी बना देता है, जो की होली फ्लेम से होती है। बोला जाए तो होली फ्लेम से बनी हुई होती है, लेकिन ये दीवार जल रही होती है। अब यहाँ पर सन ऑफ लाइट का अटैक चलता है तो सीधा इस दीवार से जाकर टकराता है धाक। लेकिन ये दीवार चलती है तो ये सन ऑफ लाइट के पूरे अटैक को डिजोल्व कर लेती है, साथ ही साथ और भी ज्यादा चमकने लगती है। अब जब सन ऑफ लाइट अपने अटैक को डिजोल्व होता हुआ दिखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो वो भी अपने अटैक को डिजोल्व कर देता है, बोले जाए तो गायब कर देता है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो वो भी एक सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, और ये सीलिंग टेक्निक हमारी जान को देती है हेवनली एम्परर ने। अब जैसे हमारा जान हेवनली सीलिंग का इस्तेमाल करता है ना, तो जान का ये सीलिंग अटैक चलता है तो तेजी से सन ऑफ लाइट की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब सन ऑफ लाइट सीलिंग टेक्निक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो सन ऑफ लाइट भी चलता है तो वो भी अपने शरीर से लाइट रिंग निकालता है, जो कि अलग ही कलर में चमक रही होती है। और जो सीधा ये लाइट रिंग जो हमारी जान की हेवनली सीलिंग किंग, बोला जाए तो सीलिंग टेक्निक है ना, ये लाइट रिंग सीधा उस सीलिंग टेक्निक से टकराने लगती है। अब जो लाइट रिंग चलती है तो पलक झपकती हमारी जान की जो सीलिंग टेक्निक है ना, उसे भी डिजोल्व करने लगती है। और तो और ये लाइट रिंग हमारी जान की ओर भी आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे हमारे जान ये दिखता है कि उसकी सीलिंग टेक्निक को इतनी आसानी से डिजोल्व कर दिया गया है, तो जान समझ जाता है कि सामने वाले बंदे की पावर भले ही डाउ जान के 7 स्टार के पीक लेवल पर उसे दिख रही है, लेकिन उसकी पावर कम से कम डाउ जान के 8 स्टार के लो लेवल पर तो है ही है। अब जान चलता है तो फाइनली अपनी दोबारा से होली फ्लेम का इस्तेमाल कर देता है, और जो लाइटनिंग उसकी ओर आ रही थी ना, उसे बीच में डिजोल्व कर देता है। अब अपनी लाइट रिंग को डिजोल्व होता हुआ देखकर सन ऑफ लाइट चलता है तो अपनी लाइट रिंग से एक बहुत ही पावरफुल शॉट बनाता है, और उस शॉट को लेकर तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान सन ऑफ लाइट को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, शॉट लेकर अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो फेरीमून की टेक्निक 4 फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही हमारा जान इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना, तो ये टेक्निक चलती है तो सीधा जो सन ऑफ लाइट था ना, उसकी तलवार से जाकर टकराती है धड़ाक, और दोनों अटैकों को डिजोल्व कर देती है। और तो और सन ऑफ लाइट को पीछे हटने पर भी मजबूर कर देती है। अब हमारा जान चलता है तो वो यहाँ पर एक सोल अटैक यूमिंग टेन का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ये सोल अटैक हमारे जान सामने करता है ना, तो सन ऑफ लाइट चलता है तो सोल अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखकर अपने शरीर पर एक बैरियर चढ़ा लेता है, और जो बैरियर चलता है तो हमारे जान के जो सोल अटैक है ना, उसे पलक झपकती डिजोल्व कर देता है। अब जब हमारे जान ये देखता है कि सन ऑफ लाइट ने उसके सोल अटैक को भी डिजोल्व कर दिया है, तो हमारा जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि सच में सामने जो बंदा है ना, उसके पास काफी ज्यादा ट्रेजर है किसी के भी अटैक को डिजोल्व करने के। अब इतने में सन ऑफ लाइट चलता है तो गुस्सा हो जाता है, और यहाँ पर कहने लगता है कि अब बहुत हो चुका हमारे बीच मुकाबला, अब समय हो चुका है कि इस मुकाबले को खत्म कर दिया जाए। सन ऑफ लाइट चलता है तो सीधा एक इमोर्टल शॉट को बाहर निकालता है, जो कि अलग ही चमक रही होती है, एकदम सूरज के जैसे। अब जैसे ही सन ऑफ लाइट इमोर्टल शॉट को बाहर निकालता है ना, तो ये शॉट में कुछ संस्कृत में मंत्र पड़ता है और सीधा हमारे जान की ओर शूट कर देता है। अब जैसे ही हमारा जान शॉट को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो पहले तो हमारे जान चलता है तो 5 अलग अलग फ्लेमों से सामने एक दीवार सी बना देता है, और इस दीवार के दूसरी साइड हमारा जान खड़ा हो जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर खड़ा होता है ना, तो सामने जो शॉट थी ना इमोर्टल शॉट सन ऑफ लाइट की, वो चलती है तो हमारी जान की दीवार को तोड़ते हुए आगे आने लगती है। अब इतने में हमें सन ऑफ लाइट को बताया जाता है, जैसे कि हमारी जान की दीवार तो दिख रही थी, लेकिन हमारा जान नहीं दिख रहा था। लेकिन सन ऑफ लाइट को महसूस हो रहा था कि मानो इन दीवारों के उस साइड कोई पावरफुल अटैक बनाया जा रहा हो। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि अपनी 4 प्रकार की होली फ्लेमों को मिला रहा होता है। अब फाइनली हमारी जान ने जो 5 प्रकार की होली फ्लेमों से दीवार बनाई थी ना, वो धीरे धीरे एक एक कर टूट जाती है और सीधा हमारे जान के सामने आ जाती है। अब जैसे ये इमोर्टल शॉट हमारी जान के सामने आती है ना, तो हमारा जान चलता है तो वो एंग्री बुद्धा लोटस बना रहा था ना 4 फ्लेमों से मिलकर, वो उसके सामने कर देता है तलवार के सामने। अब जैसे ही तलवार के सामने हमारे जान का एंग्री बुद्धा लोटस आता है ना, तो तलवार और ये एंग्री बुद्धा लोटस दोनों एक दूसरे से टकरा जाती हैं। अब जैसे ये टकराते हैं ना, तो एक धमाका होता है बड़ा, और चारों तरफ शक्तियों की लहरें फैल जाती
जाती है और तो और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। अब इतने में हमें फिर से दोनों अटैकों को बताया जाता है, जिसमें से की जो इमोर्टल स्वॉर्ड है ना वो टूट चुकी है और जो एंग्री बुद्धा लोटस है ना उसकी अभी भी थोड़ी सी पावर बची हुई है और ये पावर सीधा सन ऑफ लाइट की ओर बढ़ रही है। अब जब सन ऑफ लाइट ये देखता है कि उसकी और ये अटैक आ रहा है तो वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। अब जैसे सन ऑफ लाइट हड़बड़ाता है ना तो वो कोई अटैक नहीं बना पाता और ये अटैक हमारी जान के एंग्री बुद्धा लोटस जो कि आधा अधूरा नष्ट हो चुका था लेकिन आधा अधूरा बचा था, वो सीधा सन ऑफ लाइट में टकराने ही वाला होता है। तभी जो 7वें फ्लोर का बुड्ढा है ना वो यहाँ पर प्रकट होता है और जो लाइटनिंग है ना हमारे जान का एंग्री बुद्धा लोटस उसे डिजोल्व कर सन ऑफ लाइट को हरा हुआ घोषित कर यहाँ से निकल जाता है हमारी जान को लेकर। लेकिन हमारी जान को ले जाते जो बुड्ढा था ना 7वें फ्लोर का वो हमारी जान को जान नाम से पुकारता है, जिस वजह से सन ऑफ लाइट थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि जान ये नाम तो मैंने सुना है पर ये मैंने कहाँ पर सुना है। सन ऑफ लाइट सोच रहा होता है कि क्या है लेकिन इतने में सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमारी जान को बताया जाता है जो कि जो फाइट है ना सन ऑफ लाइट से वो जीत चुका था, क्योंकि अगर जान के एंग्री बुद्धा लोटस सन ऑफ लाइट में टकराता ना तो शायद सन ऑफ लाइट मारा जाता है या फिर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। इसलिए 7वें एल्डर ने उसकी जान बचा ली थी और जान को विजयी घोषित कर दिया था। अब यहाँ पर आने के बाद हमारे जान दोबारा चलता है तो बुड्ढे को परिणाम वगैरह करने लगता है। बुड्ढा चलता है तो जान से कहने लगता है कि बहुत अच्छे लड़के, खैर जो भी हो तुम इस फाइट को जीत चुके हो इसलिए अब तुम्हें मौका मिलेगा टेक्निक हॉल में जाने को, वहाँ पर तुम जो चाहे वो टेक्निक को चूज कर सकते हो, लेकिन याद रहे तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन ही है। अब जी 7 फ्लोर का गार्डियंस बोला जाए तो बुड्ढा चलता है तो एक पोर्टल ओपन करता है और उस पोर्टल के अंदर हमारी जान को भेजा देता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो उसे यहाँ पर बहुत सारे स्क्रॉल दिखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा थे। अब जैसे हमारे जान सारे स्क्रॉलों को देख रहा होता है ना तो वो कुछ सोच रहा होता है कि इन स्क्रॉलों को कैसे चूज किया जाए। अब हमारे जान चलता है तो सारा फ्लोर कुछ घूमने लगता है, सारा स्पेस घूमने लगता है कि इस स्पेस में कौन कौन सी टेक्निक है, लेकिन हमारे जान को कोई सी भी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं लगती कि वो उसे ले सके या फिर उसे लेने के काबिल हो। अब हमारा जान फाइनली इस स्पेस में घूम ही रहा होता है, टेक्निकों को तलाश ही रहा होता है, तभी जान की जो ब्लैक कलर की तलवार है ना वो अचानक कांपने लगती है एक स्क्रॉल को देखकर। अब जैसे हमारा जान अपनी तलवार को कांपता हुआ देखता है ना तो जान समझ जाता है कि सामने जो भी टेक्निक है ना वो उसकी तलवार की संबंधित ही है, इसलिए हमारा जान चलता है तो तुरंत वहां पर पास पहुंच जाता है उस स्क्रॉल के। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर पहुंचता है ना तो वो देखता है कि ये स्क्रॉल बहुत ही ज्यादा गंदा दिख रहा था, लेकिन इस स्क्रॉल के ऊपर जो सील चढ़ी हुई थी ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। जान चलता है तो सामने सील को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लगे तेरी, लेकिन हमारा जान जितना भी ट्राई करे सामने सील को तोड़ ही नहीं पा रहा होता है। इतने में जान को एक गुस्सा आती है तो जान चलता है तो सीधा मुक्का ही सामने सील में जड़ देता है। अब जैसे हमारे जान मुक्का सामने सील में जड़ता है ना तो जो सील है ना वो तो नहीं टूटती, लेकिन हमारे जान का हाथ ही थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है और हमारे जान का थोड़ा सा ब्लड सामने जो सील है ना उससे लग जाता है। अब इतने में जैसे हमारे जान का ब्लड सामने सील में लगता है ना तो हमारी जान की अंगूठी को बताया जाता है कि तुरंत तलवार बाहर निकल कर आती है हमारी जान की, वो भी अपने आप, और जो सामने सील है ना उस पर एक अटैक कर देती है। अब जैसे इस तलवार का अटैक सामने सील पे लगता है ना तो ये सील चलती है तो पलक झपकती डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जैसे हमारे जान इतनी आसानी से सील को क्रैक होता हुआ देखता है ना तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि इतनी देर से वो इस सील को क्रैक कर रहा था, सील टूट नहीं रही थी, लेकिन उसकी तलवार के टच होने के सही सामने सील टूट चुकी है। जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन अब जान चलता है तो फाइनली जो स्क्रॉल है ना उसके अंदर थोड़ी सी अंदरूनी शक्तियां डालता है और इस स्क्रॉल के अंदर ही घुस जाता है। अब जैसे हमारे जान इस स्क्रॉल के अंदर आता है ना तो सामने उसे एक बुड्ढा दिखता है जो कि तलवारबारी टेक्निक का इस्तेमाल करना हमारे जान को सिखाने लगता है। अब जैसे जैसे हमारे जान इस तलवारबारी टेक्निक को सीखता रहता है ना उसे इस तलवारबारी टेक्निक का नाम भी पता चल जाता है कि ये तलवारबारी टेक्निक है ना एक इमोर्टल लेवल की सबसे हाई लेवल की टेक्निक है और इस टेक्निक का नाम स्लैशिंग शटर है। अब जैसे हमारे जान इस टेक्निक को पूरी तरह से सीख लेता है ना तो जान चलता है तो जो स्क्रॉल है ना उसके एरिया से बाहर आ जाता है। अब जैसे हमारा जान बाहर आता है ना तो जान चलता है तो एक आध दिन यहाँ पर कल्टीवेट वगैरह करता है और फाइनली जो जान का यहाँ पर रहने का समय था ना वो पूरा हो जाता है और जो 7वां फ्लोर का बुड्ढा है ना वो हमारे जान को यहाँ पर लेने के लिए आ जाता है और यहाँ से किसी दूसरे स्पेस में ले आता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो 7वें फ्लोर का बुड्ढा चलता है तो एक और दूसरे फ्लोर के बुड्ढे से बोला जाए तो एक और बुड्ढे के पास छोड़ देता है हमारे जान को और यहाँ पर हमारे जान के बारे में भी बता देता है। ये लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसने जो हमारी मिस्टीरियस हॉल की सबसे पावरफुल टेक्निक थी ना जिसे अभी तक कोई भी नहीं ले सका था, इसने शायद उस टेक्निक को ले लिया है और हो सकता है कि ये लड़का जो हमारा गुड रियल में ना उसके अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है ना उन्हें सॉल्व भी कर सकता है। अब सब सामने वाला बुड्ढा 7वें फ्लोर के गार्डियंस की बात सुनता है ना, 7वें फ्लोर के बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि क्या इस लड़के ने हमारे मिस्टीरियस हॉल की वो वाली टेक्निक ले ली। अब इतने में ये दोनों बुड्ढे चलते हैं तो हमारे जान से बातचीत करने लगते हैं और हमारे जान से कहने लगते हैं कि अपने बारे में बताओ। हमारे जान चलता है तो अपनी पावर के बारे में सब कुछ बता देता है, मतलब कि ऐसी चीजें नहीं बताता जो हमारे जान के पास 2 नंबर में है, जैसे कि वो एड्रेस का टोकन या फिर हमारा जान कहाँ से आया है वो भी नहीं बताता, सिर्फ वैसी चीजें बता देता है कि मैं एक एल्पिनिस्ट हूँ, मैं एक फॉर्मेशन मास्टर भी हूँ, मेरे पास होली फ्लेमें भी हैं, जिस वजह से सामने वाले बुड्ढे
और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि सामने वाला लड़का एक फॉर्मेशन मास्टर भी है। अब इनमें से एक बुड्ढा चलता है तो जान से कह देता है कि खैर जो भी हो, इस दुनिया में फॉर्मेशन मास्टर बहुत ही ज्यादा कम बचे हुए हैं, इसलिए जितनी भी मेरे पास टेक्निकें होंगी ना, वो सारी की सारी टेक्निक जो कि फॉर्मेशन मास्टर से संबंधित होंगी मैं तुम्हें दे दूंगा। फिलहाल के लिए तुम कल्टीवेशन करो और तुम्हारी जो फॉर्मेशन मास्टर की शक्तियां है ना उन्हें बढ़ाओ ताकि तुम ब्रेक थ्रू कर सको। अब जैसे हमारे जान बुड्ढे की बात सुनता है ना तो ये बुड्ढा चलता है तो हमारे जान को एक कमरे में भिजा देता है। अब इतने में हमें दोबारा से जो 7वां फ्लोर का बुड्ढा था ना और साथ ही साथ एक नया बुड्ढा था, उनके बीच में आपस में बातचीत को बताया जाता है। इनमें से जो 7वें फ्लोर का बुड्ढा था ना वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि सामने जो लड़का जियान है ना और जो फ्लेम टेरिटरी का लीडर है ना वो दोनों शायद एक ही हैं, क्योंकि 7वें फ्लोर के बुड्ढे ने ये सुना रखा है कि जो फ्लेम टेरिटरी का लीडर है ना उसके पास भी होली फ्लेम है, इसके अलावा वो एक एल्पिनिस्ट भी है, इसके अलावा वो एक फॉर्मेशन मास्टर भी है, और जो हमारे सामने लड़का है ना उसके पास भी ये सब कुछ है। तो हो सकता है कि ये लड़का और फ्लेम टेरिटरी का लीडर एक ही हो। अब जैसे ही सामने वाला 7वें फ्लोर का बुड्ढा दूसरे बुड्ढे से कहता है ना तो दूसरा बुड्ढा भी हमें से रिला देता है कि हो सकता है, लेकिन जो भी हो हमारे गू रियल में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है और पता नहीं क्या है हमारे गू रियल में, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। जो भी है हमें इस प्रॉब्लमों का जल्द से जल्द समाधान करना होगा और हो सकता है कि ये लड़का इन प्रॉब्लमों का समाधान कर सके। अब जैसे ये दोनों बुड्ढे ऐसी बात कर लेते हैं ना तो इनमें से 7वें फ्लोर का बुड्ढा चलता है तो दूसरे वाले बुड्ढे से कह देता है कि उस लड़के को सारे के सारे जो फॉर्मेशन मास्टर के स्क्रॉल वगैरह है ना वो दे दो ताकि वो लड़का और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। अब जैसे ही 7वें फ्लोर का बुड्ढा कहता है ना तो दूसरे नंबर का बुड्ढा हमें से रिला देता है कि ठीक है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन बताया जाता है और अब तक हमारे जान को बहुत सारे स्क्रॉल मिल चुके थे और हमारे जान सारे के सारे फॉर्मेशन स्क्रॉलों को देख रहा होता है कि भाई कौन सा स्क्रॉल उसके काम का है, और तो और जो स्क्रॉल 10 से 12 थे, इसलिए हमारे जान हर स्क्रॉल को खोल कर देख रहा होता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि फालतू की बातें हैं वो आपको समय के साथ पता चल ही जाएगा कि हमारे जान कौन सा लेवल पर पहुंचेगा, ठीक है ना, फॉर्मेशन मास्टर के। आगे बढ़ते हैं। अब पलक झपकते ही समय गुजरता है और पर हमें दोबारा से जो बुड्ढा था ना जो कि 7 फ्लोरों से एकदम अलग रहता था उसी बुड्ढे को बताया जाता है जो कि एंशियंट प्रिज्म है ना उसकी देखभाल कर रहा होता है। और तो और जो बुड्ढा है ना ये एंशियंट प्रिज्म के अंदर इसने जाने की कोशिश की थी लेकिन ये अभी तक उस प्रिज्म के अंदर गया ही नहीं पाया था, क्योंकि जो गू कबीले का एंशियंट प्रिज्म है ना उसके अंदर जाने के लिए एक स्पेशल टोकन की आवश्यकता पड़ती है और जो बुड्ढा है ना इसके पास ऐसा कोई टोकन है ही नहीं जिसकी सहायता से ये एंशियंट प्रिज्म के अंदर जा सके। और तो और इस बुड्ढे को अनुभव भी ये हो रहा था कि जो एंशियंट प्रिज्म है ना मानो इस एंशियंट प्रिज्म के अंदर एवरेज की शक्तियां भरी पड़ी हुई, लेकिन वो ये भी जानता है कि एंशियंट प्रिज्म गू कबीले का है और वो भी गू कबीले से ही है, इसलिए इस एंशियंट प्रिज्म को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने इस एंशियंट प्रिज्म को डिस्ट्रॉय किया ना तो इससे बहुत सारे लोग भी मारे जाएंगे। अब समय गुजरता है और पर हमें एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो एंशियंट प्रिज्म है ना उसके सामने एक बंदा आकर खड़ा हो जाता है और ये अपना नकाब भी ढका हुआ था, बोले जाए तो अपना चेहरा ढका हुआ था नकाब से, और जो एंशियंट प्रिज्म के अंदर जाने बोले जाए तो एंशियंट प्रिज्म को देख रहा होता है और इसके अंदर जाने वाला ही होता है। तभी यहाँ पर जो बुड्ढा है ना जिसका नाम गूसी है, बोले जाए तो जिसने हमारे जान को बहुत सारे स्क्रॉल दिए हैं, ठीक है ना, गूसी है, वो बुड्ढा यहाँ पर आ जाता है और जो काला कपूटा बंदा था ना उसे यहाँ पर भगा देता है। बोला जाए तो इस बुड्ढे को देखकर जो काला कलर का नकाब वाला बंदा था ना वो यहाँ से भाग जाता है। अब जब गूसी ये दिखता है कि वो नकाब वाला आदमी भाग चुका है तो उसका पीछा तो गूसी करना चाहता था, लेकिन वो एंशियंट प्रिज्म को छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए वो उस नकाब वाले आदमी को भागने देता है। अब गूसी चलता है तो इस बात की जानकारी जो गू कबीले के बाहर के लोग है ना सभी को दे देता है, और गूसी था ना उसका पावर डाउजन के 8 स्टार के मीडियम लेवल से थोड़ा ऊपर था, और जो 7वें नंबर के फ्लोर का गार्डियन से था ना उसका भी पावर लेवल डाउजन के 8 स्टार के लो लेवल पर था, और ऑलमोस्ट बाहर जितने भी गार्डियंस वगैरह है ना ये दोनों बुड्ढे ही सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए गूसी चलता है तो इस बात की जानकारी जो 7वें फ्लोर का गार्डियंस है ना उसको भी दे देता है। अब जब 7वें फ्लोर का गार्डियंस भी गूसी की बात सुनता है ना तो वो भी समझ जाता है। अब 7वें फ्लोर का गार्डियंस चलता है तो फैसला ले लेते हैं कि इतने महीनों से वो जान नाम का लड़का कल्टीवेट कर रहा है ना, अब समय आ चुका है कि हम उसे जो एंशियंट गू कबीले का प्रिज्म है ना हमें उसके अंदर उसे भेजा देना चाहिए। अब जैसे ही 7वें फ्लोर का गार्डियन से कहता है ना तो गूसी चलता है तो हिचकिचाने लगता है कि पर वो अंदर कैसे जा सकता है। तुम्हें पता है ना कि उस प्रिज्म के अंदर जाने के लिए एक स्पेशल टोकन की आवश्यकता पड़ती है और उस टोकन के बिना कोई उस प्रिज्म के अंदर जा भी नहीं सकता। 7वें फ्लोर का गार्डियन से चलता है तो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन हम ऐसा करते हैं, तुमने बताया है ना कि उस प्रिज्म के अंदर कोई बार बार जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम वहीं पर छुप कर बैठेंगे और इस बार हम जान को भी अपने साथ रखेंगे, और जैसे ही वो बंदा आएगा ना तो जरूर उसके पास वो टोकन होगा तो हम उस टोकन को छीनकर जान को अंदर भिजा देंगे
और उस बंदे को पकड़कर, जो कि एबिल रेस से संबंधित है, उसे हम वहीं पर कैद कर लेंगे और उसका पूछताछ भी कर लेंगे। अब जैसे ये प्लान बनता है ना, तो सीन शिफ्ट होता है और पर हमें एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो दोनों बुड्ढे थे ना, 7वें फ्लोर का गार्डियंस और गूसी, हमारी जान के साथ छुपकर जो दरवाजा है ना जहाँ से एनसीएन प्रिज्म के अंदर जाया जा सकता है, वहीं पर बैठे हुए थे। और तो और जो दोनों बुड्ढे थे ना, उन्होंने अपनी पावर को सप्रेस भी कर लिया था और डाउ जान के 6 स्टार के मीडियम लेवल पर ले आए थे। अब यहाँ पर हमारा जान, 7वें फ्लोर का गार्डियंस और गूसी इंतजार कर ही रहे होते हैं, तभी जो नकाबपोश आदमी था ना, वो दोबारा से प्रिज्म के सामने आ जाता है। अब जैसे ये प्रिज्म के सामने आता है ना, तो प्रिज्म में एंट्री लेने वाला होता है, तभी इसे अनुभव हो जाता है कि मानो उन्हें 2 बंदे दिख रहे हो, बोले जाए तो 3 बंदे दिख रहे हो। अब जैसे ये अनुभव करता है ना नकाबपोश आदमी, डाउ जान के 6 स्टार के मीडियम लेवल वाले बंदे उसे दिख रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो इस प्रिज्म के अंदर जाने से पहले इनको भी अपना गुलाम बनाने की सोचने लगता है। इतने में जो गूसी और 7वें फ्लोर का गार्डियंस है ना, वो सामने नकाबपोश आदमी था ना, उसके सामने आ जाते हैं और उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं। अब जब नकाबपोश आदमी ये देखता है कि दोनों बुड्ढे जो कि डाउ जान के 6 स्टार के मीडियम लेवल पर हैं, उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मुस्कुराने लगता है। इतने में हमारा जान भी बाहर निकल कर आता है और अपने एक डोमेन को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर चारों तरफ एक सील चढ़ा देता है ताकि जी नकाबपोश आदमी यहाँ से भाग ना सके। अब जैसे हमारा जान ये करता है ना, तो दोनों बुड्ढे चलते हैं, तो वो भी अपनी ओरिजिनल पावर को रिलीज कर देते हैं। अब जैसे ही नकाबपोश आदमी ये देखता है कि दोनों बुड्ढे असल में डाउ जान के 6 स्टार के मीडियम लेवल पर नहीं है, बल्कि डाउ जान के 8 स्टार के लो लेवल और मीडियम लेवल पर हैं, तो ये थोड़ा से हैरान हो जाता है। ये समझ जाता है कि अब वो शायद इस प्रिज्म के अंदर प्रवेश तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका यहाँ से भागना ही सबसे सही होगा। इसलिए नकाबपोश आदमी चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। अब जैसे ये भागता है ना, तो हमारे जान का जो डोमेन है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है और जो नकाबपोश आदमी है ना, उसे भागने नहीं देता। इतने में हमारे जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम से जो सामने नकाबपोश आदमी है ना, उस पर हमला कर देता है। जैसे होली फ्लेम का हमला इस नकाबपोश आदमी पर लगता है ना, तो जो नकाबपोश आदमी था ना, उसके कान के पीछे एक ब्लैक कलर का दिल था, जो कि असल में एविल रेस की शक्तियां थी, जो कि इस आदमी को कंट्रोल कर रही थी। हमारे जान चलता है तो उसी दिल को शरीर से अलग कर देता है सामने नकाबपोश आदमी के। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना, तो इस नकाबपोश आदमी के अंदर जो एविल रेस की शक्तियां है ना, वो बाहर आ जाती हैं और वो शक्तियां से भागने लगती हैं, लेकिन हमारे जान की डोमेन की वजह से वो भाग नहीं पाती। हमारे जान चलता है तो उन एविल शक्तियों को कैदी करने वाला होता है, तभी ये एविल शक्तियां चलती हैं तो अपने आप को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की सोचने लगती हैं। डिस्ट्रॉय क्या, ये अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिस वजह से हमारे जान थोड़ा सा उदास हो जाता है कि एविल शक्तियों को वो पकड़कर जानकारी नहीं ले सका। जान समझ जाता है कि जिस बंदे ने भी सामने जो नकाबपोश आदमी था ना, उसके अंदर एविल शक्तियां डाली है ना, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है कि उसके प्लान की जानकारी किसी को मिल ना पाए। इसलिए जो भी बंदा पकड़ा जाता है ना, या तो उसे मार दिया जाता है या फिर उसकी एविल शक्तियां नष्ट कर दी जाती हैं, इसलिए सामने वाले बंदे को पता ही नहीं चलता। अब जैसे ये एविल की शक्तियां खत्म होती है ना, तो हमें उसी नकाबपोश आदमी को बताया जाता है। अब जैसे ये दोनों बुड्ढे उस नकाबपोश आदमी को दिखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये तो गू हाउ है, गू कबीले का एक दूसरी ब्रांच का लीडर। अब जैसे ही ये दोनों बुड्ढे गू हाउ को पहचानते हैं ना, तो गू हाउ को वो होश में ले आते हैं। अब गू हाउ चलता है तो इन दोनों बुड्ढों को बताने लगता है कि मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जब मुझे इस बारे में पता चला कि गू प्रिज्म के अंदर गड़बड़ियां फैल रही हैं, तो मैं इस बात का पता लगाने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन यहाँ पर आते ही पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं अपने आप किसी और ही बस में चला गया। बोला जाए तो यहाँ पर आते ही मैं एक गहरी नींद में चला गया और जब मैं उठा तो मैं यहाँ पर हूँ। अब जैसी गू हाउ ये सारी बात है गूसी और 7वें फ्लोर के गार्डियंस को बता देता है ना, तो दोनों के दोनों गार्डियन, बोला जाए तो गूसी और 7वें फ्लोर के गार्डियन, वो दोनों समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। इतने में गू हाउ चलता है तो एक टोकन दोनों बुड्ढों को दे देता है कि मेरे पास एक ही टोकन है जिसके सहारे से इस प्रिज्म के अंदर जाया जा सकता है। तो या तो मैं चला जाऊं इस प्रिज्म के अंदर और पता लगाऊं कि क्या है क्या नहीं है, या फिर आप दोनों में से कोई एक बंदा जा सकता है। अब जैसे गू हाउ ये कहता है ना, तो दोनों बुड्ढे को सोचने लगते हैं कि क्या करा जाए। दोनों बुड्ढे चलते हैं तो फैसला ले लेते हैं कि वो जान को इसके अंदर भेजेंगे, क्योंकि जान उनसे ज्यादा टैलेंटेड है और वो हर चीज को आसानी से सॉल्व कर सकता है, इसलिए ये फैसला ले लेते हैं। अब जैसे हमारे जान ये देखता है कि दोनों बुड्ढे राजी हो चुके हैं उसे इस प्रिज्म के अंदर भेजाने से, तो हमारे जान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो समझ जाता है कि अब शायद वो गू यान को बचा सकता है, बोले जाए तो यूनर के फादर को बचा सकता है, इसलिए जान चलता है तो वो भी इस प्रिज्म के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। हमारे जान चलता है तो दोनों बुड्ढों से टोकन लेता है और उस टोकन के सहारे से, बोला जाए तो उस टोकन को एक्टिवेट करता है और प्रिज्म के अंदर जाने लगता है। अब जैसे हमारे जान इस प्रिज्म के अंदर जाने लगता है ना, तो जाने से पहले हमारे जान समझ जाता है कि इस प्रिज्म के अंदर जरूर एवरेज का कब्जा हो चुका होगा, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन एवरेज का कब्जा तो है। इसलिए हमारे जान चलता है तो अपने पूरे शरीर पर एवरेज की शक्तियां लपेट लेता है, क्योंकि हमारे जान के पास एक एवरेज का टोकन है, इसलिए हमारे जान उसी टोकन की सहायता से अपने पूरे शरीर को एवरेज से भर लेता है। साथ ही साथ अपनी घोषली हो रही फ्लेम के सहारे से भी हमारे जान पूरी तरीके से एवरेज के रूप में कन्वर्ट
कन्वर्ट हो जाता है और जान चलता है। तो फाइनली जो एंशिएंट प्रिज्म है ना उसके अंदर एंट्री ले लेता है। अब इतने में हमें दोनों बुड्ढों को बताया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि उम्मीद है कि जान अपने इरादों में सफल हो, और पता नहीं इसने अपने शरीर के साथ क्या किया, ये कि पूरी तरीके से एबल हो गया। जो भी है ये अंदर गया तो है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सही सलामत बाहर आ जाए। और फॉर्मिडन एरिया वहाँ पर तो अभी तक हम में से कोई भी प्रवेश ही नहीं कर सका है। पता नहीं उस लड़की के जाने के बाद फॉर्मिडन एरिया में क्या हो गया कि ना ही वहाँ से कोई अभी तक बाहर आया है और ना ही कोई अंदर गया है। जो भी है उम्मीद है कि ये लड़का सारी प्रॉब्लमों का समाधान कर दे, और इसी समाधान के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।